अब टीवी पर डाउनलोड करें स्पीड न्यूज लाइव ऐप और सब्सक्राइब करें स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगामकर जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाते हैं। क्या ट्रंप दुनिया के सबसे घातक युद्धों में से एक इजराइल हमास की जंग को रोकने के करीब है? क्या हमास सरेंडर कर देगा, गाजा को खाली कर देगा? क्या गाजा के लिए ट्रंप का कोई नया प्लान है, वो कामयाब हो जाएगा? इन सारे सवालों के बीच ट्रंप ने एक पीस प्लान दुनिया के सामने रखा। इसकी खूब चर्चा हो रही है दुनिया भर में और इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। और इसमें अभी आपको ये भी याद होगा, जब यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में बहुत सारे मुस्लिम देशों के नेताओं से ट्रंप मिले थे। यूएई, कतर, पाकिस्तान, जॉर्डन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, टर्की, सब लोगों के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। तब ये पता चला था कि वो गाजा के इसी प्लान पर वो बात कर रहे थे। अब उनके इस प्लान में मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन इन सारे देशों ने उस प्लान का स्वागत किया। मतलब ट्रंप ने पहला काम ये किया कि सारे अरब मुल्कों को और मुस्लिम देशों को, बड़े बड़े मुस्लिम देशों को, इंडोनेशिया भी इसमें शामिल है, उनको तैयार किया कि मैं एक ये प्लान रखना चाहता हूं। अब आप गाजा के लोगों पर, जो फिलिस्तीन की मांग का समर्थन करते हैं, उन लोगों को और हमास को, इनको मनाने का काम आप कीजिए। आप इनके अगर आप इस डील के पक्ष में आ जाते हैं तो फिर शांति हो सकती है। दूसरा पक्ष था नेतन्याहू का। नेतन्याहू खुल के कह चुके थे मैं फिलिस्तीन बनने नहीं दूंगा और हमास को जिंदा नहीं रहने दूंगा। तो इस डील में ऐसा क्या है? नेतन्याहू पहुंचे व्हाइट हाउस, उनकी मुलाकात हुई, काफी देर तक मुलाकात चली, फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद फिर एक 20 सूत्रीय प्लान ट्रंप ने जारी किया, जिसमें गाजा में शांति कराने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे उसमें उन्होंने ये कहा है कि 72 घंटों के अंदर हमास को सारे बंधक, जिंदा या मुर्दा, छोड़ने पड़ेंगे, हमास को हथियार डालने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि गाजा में से किसी को हम बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे, मतलब गाजा में जो रहना चाहता है वो गाजा में रहेगा, और जो लोग बाहर गाजा छोड़कर जाना चाहते हैं किसी और दूसरे देश में, उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा। हमास के लोगों को भी अगर वो हथियार डालते हैं और गाजा में नहीं रहना चाहते तो उनको सेफ पैसेज देंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा ट्रंप ने कि अगर हमास इस डील के लिए राजी नहीं हुआ तो नेतन्याहू मेरे बगल में खड़े हैं, इनको फ्री हैंड है, इनको जो करना है करें। और नेतन्याहू ने भी कहा कि रास्ता अब एक ही है, हमास माने, नहीं तो मैं जो कर रहा हूं वो तो मैं कर ही रहा हूं और बाकी दुनिया अब हमारे साथ है। तो ट्रंप ने एक काम तो कर लिया, इजराइल को मना लिया और मुस्लिम दुनिया को मना लिया। अब रह गया बीच में केवल हमास। हमास की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी कौन सी पॉलिटिकल लीडरशिप जिंदा है ये भी नहीं पता रहता। अभी कतर पर भी हमला कर दिया था इजराइल ने। लेकिन जो कुछ खबरें छपी हैं कुछ हमास के लीडरशिप के हवाले से, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने अभी प्लान देखा नहीं है, हमारे पास किसी ने भेजा नहीं है प्लान। यहाँ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया, लेकिन हमारे पास कोई प्रपोजल आएगा तो हम उसको देख करके बताएंगे कि हमको क्या करना है। जो हमास 2.5-3 साल से इजराइल से जंग लड़ रहा है, क्या वो इतनी आसानी से हथियार डाल के चला जाएगा? या फिर ये सब ट्रंप ने दुनिया को एक तरफ मना करके नेतन्याहू को खुली छूट दे दी कि अब तुम इसका खात्मा करो, अब तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब ओनस हमने डाल दिया हमास के ऊपर कि अब यही लोग हैं जो कि शांति नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको ये जरा बातें सुनवा देता हूं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की तरफ से। But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. To demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right and actually our full backing, the U.S. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule,
and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. I think we should understand that we're giving everybody a chance to have this done peacefully, something that will achieve all our war objectives without any further bloodshed. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. प्रेसिडेंट ट्रंप की इस पहल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करके लिखा है कि मैं गाजा में युद्ध समाप्ति की राष्ट्रपति ट्रंप की इस पहल का समर्थन करता हूं और ऐसा करना इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के विकास के लिए बेहतर है। शांति, सुरक्षा और डेवलपमेंट ही आज की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी पक्षों से अपील करते हुए कहा कि ट्रंप की इस योजना का समर्थन किया जाए, शांति के इस मार्ग पर चलने के लिए सब लोग राजी हो। तो ये प्रधानमंत्री का रुख है, भारत का रुख है। अरब देशों ने भी ट्रंप के पीस प्लान को पास कर दिया, समर्थन दे दिया। पाकिस्तान ने भी गाजा में शांति समझौते को लेकर खुशी जताई। सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, इन्होंने गाजा में युद्ध समाप्ति की पहल का स्वागत किया है। एक चीज और आपको बता दूं, क्योंकि इसमें कतर जो था एक बड़ा मीडिएटर बना हुआ था और कतर पर जब इजरायल ने हमला किया तो ट्रंप भी बड़े नाराज हुए थे। कल व्हाइट हाउस में ट्रंप ने फोन मिलाया जो प्रधानमंत्री हैं कतर के, उनको, अल थानी को, और उनसे बात कराई नेतन्याहू की, और नेतन्याहू ने माफी मांगी उनसे कि मैंने आप पर हमला किया, ये गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसका पूरा एक प्रेस रिलीज जो है वो कतर ने जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रंप के लिए ज्यादा कोई बात, नेतन्याहू का ज्यादा जिक्र नहीं किया, इतना कहा कि इन्होंने हमसे माफी मांगी है 9 सितंबर को जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था और हमारा एक नागरिक उसके अंदर मारा गया था। अब सर ये प्लान क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस प्लान में नेतन्याहू को भी कुछ पीछे हटना पड़ा है। उनसे पहली शर्त तो उन पे रखी गई कि आप गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे, आपको गाजा खाली करना पड़ेगा, वक्त लगेगा लेकिन आप खाली करेंगे। वेस्ट बैंक पर भी आप कब्जा नहीं करेंगे, वहां जो चल रही है पीएलए की सरकार वो वहां पर चलती रहेगी और एक 2 स्टेट सोल्यूशन गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को मिलाकर के भविष्य में सोचा जाएगा। तो ये उनसे भी कहा गया है। एक बोर्ड बनाया जाएगा, डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, उसके अध्यक्ष होंगे राष्ट्रपति ट्रंप खुद। इसमें जो टोनी ब्लेयर पूर्व प्रधानमंत्री हैं यूके के, ब्रिटेन के, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। एक इंटरनेशनल फोर्स वहां पर तैनात की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि ये सारे जो मुस्लिम देश हैं इनकी फौजें वहां पर भेजी जाएं। तो जब जैसे जैसे पीछे हटता जाएगा इजराइल वहां से, ये जो फौज है ये वहां पर टेक ओवर करती रहेगी। वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तरह होगी। उसको एक इंटरनेशनल फोर्स का इन्होंने कुछ जो है वो नाम दे दिया है। और एक मैप भी है, अगर वो मैप है तो चला दीजिए कि अभी गाजा में कहां पर किस जगह पर इजराइल की वो सेना तैनात है और कैसे वो ग्रेजुअली पीछे हटेगी। एक डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा, गाजा का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके बाद 72 घंटे के अंदर हमास को सारे हॉस्टेज छोड़ने पड़ेंगे। इसके बदले में इजराइल भी 250 लोगों को जो है वो छोड़ेगा। इसके अलावा एक टेम्पररी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है वो वहां पर बनाई जाएगी और इसके बाद फुल एड जो है गाजा को वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ये भी जो है बताया गया, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, हमास को लेकिन गाजा छोड़ना पड़ेगा। ये कहानी है अभी तक। अब सर 2 बातें हैं इसमें, क्या ये ट्रंप ने जो है एक अच्छी डिप्लोमेसी की है इस बहाने और एक शांति का रास्ता निकल रहा है क्या, और क्या इजराइल पूरी तरह ऑन बोर्ड है? हमास आपको लगता है इसको मान लेगा? इजराइल तो मेरे ख्याल से ऑन बोर्ड है ही, उनके साथ ये भी कह जाएगी तुम नहीं तो मारो। और इसमें एक बड़ा काम जो हुआ ना, पूरी एक्सरसाइज, जैसे ट्रंप साहब तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं हमेशा, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका भी समर्थन उनको मिल गया है। तो वो भी वहाँ पर उसके लिए एक मतलब आगे बढ़ने का एक रास्ता मुझे दिखाई देता है। टर्की जैसे देश भी उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान तो खैर शामिल है ही। तो एक रास्ता थोड़ा सा बनता है। और भारत में जैसे प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है, तो भारत तो हमेशा ही शांति के समर्थन में रहा है, लेकिन ये इतना आसान काम है क्या हमास उसको मान लेगा? और जो एक कंडीशन के तौर पे कहा गया कि विद इन 72 आवर्स डेडलाइन है। हाँ, ये डेडलाइन है। हालांकि किसी न किसी काम की कोई डेडलाइन देनी होती है, लेकिन वो डेडलाइन पर कितना हमास काम करता है। लेकिन हमास के लिए एक प्रेशर हो गया कि जो और दूसरे देशों का भी, केवल इजराइल
और ट्रम्प साहब बैठ के ये फैसला करते हुए ऐसा कर रहे हैं तो शायद मुश्किल होता जाता है। मेरा सवाल ये, मान लीजिए हमास मना कर देता, हम नहीं मानते, हम तो लड़ेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर तो स्थिति भाई कैसे आएगी इंटरनेशनल फोर्स जब तक हमास वहां, इजराइल तो पीछे हटेगा नहीं, तो फिर तो स्थिति ऐसी इसलिए कैसी भी रहेगी? यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो इजराइल इसमें वैसे भी फ्रंट फुट पर ही है, इजराइल के पक्ष का ये है पूरा का पूरा फैसला वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आप यदि शांति की बात करो फिर आप कह रहे हो कि नहीं हार्ड और इजी वट एवर द वे आई विल गो देयर, तो ये इजराइल की जो जुबान है ये तो एक तरफा जैसी लगती है कि आप यदि ये कह रहे हो शांति समर्थन की बात करें तो कहे कि भाई हम यहाँ पर पीछे हटना चाहते हैं, हम पीछे हटने को तैयार हैं। तो ये आप भी कहा तो पीछे उन्होंने हटिए। वो, ये जो इजराइल ने कहा है कि हमास छोड़ दे, चला जाए यहाँ से हमास, हाँ तो मतलब वो तो एक तो तरफा है इजराइल ना। भी पीछे आ जाएगा। हाँ, तो हाँ, है तो एक तरफा ही। एक तरफा तो वो नहीं, इतना आसान देखिए- काम नहीं है। देखिए हमेशा जो जीतता है तो फैसला तो एक तरफा ही होता है। आमतौर पर कहते हैं ना कि समझौते की मेज पर तब बैठो जब सामने वाली कनपटी पर आपकी पिस्तौल टंगी हो, लगी हो, ये तो पुरानी कहावत है। तो जाहिर है लेकिन हमास के सामने क्या चाह रहा है, हमास की बैकिंग क्या है, हमास को हथियार, हमास को पैसे, सब कुछ तो मुस्लिम देशों से मिलता है, वाया कतर, वाया लेबनान, वाया वो जॉर्डन, ये सारे जो देश हैं उन्हीं के सारे। अगर ये मुस्लिम देश, अरब देश, इस्लामिक देश जो है अगर इस समझौते के इस फार्मूले के पक्ष में आ गए हैं या आते दिख रहे हैं तो हमास भी देर समय मजबूरी होगी उसकी आना, क्योंकि जब सप्लाई लाइन ही अभी कट जाएगी तो आप क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है हमास थोड़ा दबाव डाले, कुछ कंसेशन। आप जो भी कह रहे हैं, आपको लगता है ये जो मुस्लिम देशों को इन्होंने मनाया है या बात की है उसमें उन्होंने इनको ये कहा होगा कि अब आप हमास का समर्थन बंद कीजिए? बिल्कुल, ये तो पहली शर्त होगी, ठीक क्योंकि ये हमास key factor है ना इस पूरे का कि हमास मुस्लिम इन्हीं देश जो है के यदि समर्थन उसके इन्हीं के टेबल पर खाद पानी उसके पर साथ जिंदा होंगे। है। सही बात वरना है। हमास क्या है, हमास कोई कंट्री थोड़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमास भी हो सकता है हमास एक दो अपनी इनके माध्यम से कुछ कंसेशन मांगे, कुछ समय सीमा बढ़ाने की बात करे, तो वो कुछ हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है फार्मूला यही बनेगा। तो सबसे बड़ा जो इजराइल के खिलाफ गया वो कतर पर हमला करना गया। जब कतर पर हमला किया उसके बाद कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत स्पष्ट बता दिया कि इजराइल अगर अपने कदम पीछे नहीं खींचता और माफ़ी नहीं मांगता है तो आपसे जो 20 लाख करोड़ रुपए का, जब आप 2025 मई में दोहा आए थे और हमने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आपसे करार किया है उसे निरस्त करेंगे। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो आपका सबसे बड़ा कतर में आपका जो एयरबेस है उसमें हम कटौती करेंगे। तो उसके बाद ट्रंप को लगा कि अब कतर जिस तरीके से ट्रंप के पर कतरने की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद ट्रंप को लगा कि अब इजराइल को समझाना पड़ेगा। और जिस तरीके से यूएन की बैठक में 193 कंट्रीज में से 152 से ज्यादा कंट्रीज ने जिस तरीके से फिलिस्तीन को समर्थन दिया कि भाई हम स्वतंत्र राष्ट्र मानते, दो राष्ट्र के सिद्धांत को, उसके बाद लगा कि ब्रिटेन, फ्रांस सब समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद इजराइल को लगा कि अब वो दुनिया में अकेला पड़ रहा है। और ट्रंप को भी लगा कि अब वक्त आ गया है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो जिद है कि मैं फिलिस्तीन नहीं बनने दूंगा, वह अब उनको रोकना पड़ेगा। और अमेरिका को लगा कि अब समय है कि इजराइल को रोका जाए। और इजराइल को भी लगा कि अगर वो इस जिद पर अड़ा रहेगा कि वो फिलिस्तीन को नहीं बनने देगा तो दुनिया में वो अलग थलग पड़ जाएगा और अमेरिका भी उसका बहुत लंबे समय तक समर्थन नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है उसके बाद अब लगा है कि अब कदम वापस खींचने पड़ेंगे। ये बात सही है कि हमास को वहां से खत्म होना जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता देना और फिलिस्तीन को मान्यता देने की जो इजराइल ने जो दिखाया है मन, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा एक चेंज है नेतन्याहू सर के इसमें व्यवहार में। सवाल यही है, आप ये कैसे तय करोगे कि हमास खत्म हो गया? अब इसमें सौदे में माफ कीजिएगा, ये भी मैं पढ़ रहा हूँ हर्षवर्धन जी, कि जो हमास के लोग ये कहते हैं कि हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, पीसफुली हम एक साथ रहने के लिए तैयार हैं, वो रहने दिए जाएंगे, और जो नहीं रहना चाहते हैं इजराइल के पड़ोसी बनकर उनको जाने दिया जाएगा। तो वो जो वहां रह जाएगा वो दोबारा कभी बंदूक नहीं उठाएगा, इसकी क्या गारंटी? इजराइल ने कहा क्या था, नेतन्याहू ने क्या कहा? जो लोग मेरे पड़ोस में आकर मेरे घर में घुसकर मेरे 1200-1300 लोगों को मार कर चले गए, मैं उनको अपना पड़ोसी कैसे बना सकता हूं दोबारा? तो आप वही रहे हो उसमें, हमास जो रहना चाहता है लेकिन शांति से रहना पड़ेगा। आप कैसे तय करेंगे भाई? देखिए, जो समझौता हुआ है, एक तो वो पक्ष है कतर। एक लाइन बता दूं मुझे मैप, क्योंकि मैंने कहा था। तो इसमें जो अभी आपको जो ये नीली लकीर अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, अभी इजराइल की सेना वहां पर है। ये गाजा का इलाका है। गाजा की जो ये गाजा पट्टी है पूरी, गाजा पट्टी जो नीली लकीर अंदर का छोटा हिस्सा जो वैसे दिखाई वो दे रहा है, गजा है उसका नाम अरबी में। वहां पर अभी इजराइल की सेना तैनात है। और ये जो पीछे जो पीली और लाल लकीरें आपको दिख रही हैं, ये फेजेस में यहां तक आएगी इजराइल की सेना। और फिर अगर आप गौर करेंगे तो जो इसकी बॉर्डर है, बिल्कुल वो बॉर्डर भी आपको थोड़ा बोल्ड दिखाई दे रहा होगा, गहरे नीले रंग में। वो एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा हमेशा के लिए कि ये गाजा का सीधा बॉर्डर जो है वो इजराइल के साथ नहीं लगेगा, ये बफर जोन बनेगा जैसा हो गया। और ये इजराइल के कब्जे में होगा।
नहीं, नो मैंस लैंड नहीं सर, ये बफर जोन इजराइल कंट्रोल करेगा, लेकिन मतलब एक तरह से उसको उसी ये तरह से मुझे use करेंगे। एक डिस्टेंस इजराइल चाहिए। कब्जा करे, लेकिन उसमें कोई इजराइल की टेरिटरी नहीं होगी, बफर जोन होगा, कंट्रोल बाय जी इजराइल। जी आप बोलिए। नहीं देखिए, बड़ा ये प्लान जो है ना, ये यूं लगता है कि जैसे अमेरिका, कतर और इजराइल ने ये बातचीत करने से पहले बहुत अच्छे से बैठ के इसको तय किया। यूएनजीए की बैठक से पहले फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमास को हम कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं दे सकते, नंबर एक। हमास के पास वहाँ कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से जो पूरी गाजा पट्टी के मामले में जो कहें तो नेतन्याहू और फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री एक जैसी बात कर रहे थे। कतर पर जो हमला इजराइल ने किया, आप उसको दो तरह से देख सकते हैं। एक बात ये ठीक है कि कतर पर हमला हुआ तो कतर तो बौखलाया, कतर इतना ताकतवर है, पैसे हैं, अमेरिका का एयरबेस है। लेकिन उसका दूसरा पहलू आप समझिए कि इजराइल अगर इतना मनबड़ हो गया कि उसने कतर पर भी मिसाइलें दाग दी, तो एक थोड़ा सा मिडल पॉइंट लाने की बात हुई। और सबसे उसकी पहली शर्त थी कि नेतन्याहू झुकते हुए दिखेंगे। नेतन्याहू ने माफी मांग ली। नेतन्याहू ने कहा कि कतर में जो कुछ हुआ, हमारी मिसाइल में जो कतर के सर्विसमैन मारे गए, मैंने माफी मांग ली। तो एक तरह से दो की ईगो मसाजिंग हो गई, अमेरिका और कतर की। इजराइल को यह दिख रहा था कि हम जो चाह रहे हैं लगभग अब वही बात करें। आप जरा सोचिए, ये हमास कैसे मानेगा या हमास की लीडरशिप कैसे मानेगी, इसको एक तरह से देखें तो उनकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है दोहा में, तो उनकी हैसियत नहीं क्यों ना माने, नंबर एक। दूसरा, उनके जो मिलिटेंट हैं वो लड़ रहे हैं गाजा पट्टी में, वो मान जाएं ये बड़ा असंभव है, क्योंकि उनके पास जितना कुछ है वो लड़ेंगे, मरेंगे, नीचे टनल बना रखा है। अब उसमें जो आईडीएफ को आईएसएफ रिप्लेस करेगा, यानी जिस दिन ये प्लान आ जाएगा, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 और 4 स्टेजेज हैं, उन स्टेजेज में जब वो पहुंच जाएगा तो ट्रंप तुरंत कह रहे हैं कि पूरे इलाके के टेक ओवर करेगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स। जी। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के टेक ओवर करने का मतलब हुआ कि डिक्टेट करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू। बिल्कुल ठीक तो बात। बड़ा क्लियर कट है। और जब उसको कह रहे हैं कि हम रीडेवलपमेंट करेंगे, तो फिर गाजा पट्टी पे आप खूबसूरत इमारतें और हम लोग भी घूमने चलेंगे, 20वें मंजिल पर आ जाए। अच्छी बात है। ये भी कहा कि जो नीचे सारा टनल सिस्टम बना रखा था हमास ने, वो सारा ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जो विनोद जी ने कहा वो की बात है, हमास लड़ अब भी इसलिए पा रहा है कि उसको हथियार और लड़ाके मिल रहे हैं, कहीं से मदद आ रही है। तो ये जितने मुस्लिम देशों से बात की है, क्या ये वाकई में ईमानदारी से हमास को मदद देना, हथियार देना बंद करेंगे? जब अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। ये तो चल भाई, वो तो मरने के लिए लड़ रहा है, हमास मरने के लिए लड़ रहा है। उसको तो एक बंदूक, एक गोली चाहिए, बस उसका वो एक गोली मिले, वो एक इजरायली को मारेगा, वो संतुष्ट है उसमें, और फिर खुद मर जाएगा। उसमें दो चीजें हैं सौरभ। एक तो वो मरने के लड़ रहे हैं, फिदायीन हैं, वो तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि उनको या तो जीतना है या मरना है, बीच में कोई रास्ते नहीं है। दूसरा, ह्यूमन शील्ड है ना उनके पीछे, जो पूरा गजा के लाखों लोग हैं, 6 लाख 8 लाख लोग जो है, वो ह्यूमन शील्ड भी है, जिस वजह से इजराइल के लिए मतलब 60,000 लोग मारने के बाद भी वो घुस नहीं पाए, 3 साल से अभी तक जो है छुड़ा नहीं पाए, वो भी उनकी एक ताकत है। लेकिन जब समझौता हो जाएगा और ये ह्यूमन शील्ड हट जाएगी और सप्लाई लाइन रुक जाएगी, भाई कतर, जैसा कि हर्षवर्धन जी भी कहते, सारी लीडरशिप तो दुआ में है, ये सब हो तो तब शांति ये आएगी तब। सर। और लड़ाकों की जो बात है, लड़ाके हो सकता है छुटपुट गिरोह के रूप में रहें, लेकिन हमास एज ए एंटिटी रहना फिर मुश्किल होगा उनके लिए, अगर समझौता ये जमीन पर आता है तो। अब युद्ध तो नहीं, लेकिन इस वक्त पीओके में जो कुछ हो रहा है, वहां जो जिस तरीके से लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। पीओके में वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया है, और कल तो बड़ा जबरदस्त वहां पर प्रदर्शन किया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, ये अपने लिए राशन पानी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमको सस्ते दामों पर अनाज दीजिए, आटा दीजिए, बिल्कुल बुनियादी जरूरतों की बिजली दीजिए, ये लोगों की मांग है। निहत्थे लोगों पर कल पीओके में पाकिस्तान की सेना ने गोली चलाई, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई सारी तस्वीरें वो चला दीजिए जरा, इसमें गोलियां आपको साफ चलती हुई दिखाई देंगी, लोगों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। ये तस्वीरें वहां से आई हैं। खदशा पैदा और पथराव शुरू हो चुका है। ये यहाँ पे जो ही ये लोग गए हैं पुल से पार, इन्होंने पथराव किया है, दूसरी जाने से पथराव हो रहा है, यहाँ पे सेक्टर भी फायरिंग हो चुकी है। तो ये पीओके में इस वक्त हो रहा है, और कल के प्रदर्शन के लिए कई हजार पुलिस वाले
और सैनिक पंजाब का जो पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वहाँ से उन्होंने बुलाया, क्योंकि वो उनका मेन बेस है आर्मी का भी और पुलिस का भी काबू में करने के लिए। और ये एक अवामी एक्शन कमेटी ऐसे करके है। इसको मैं देख रहा था पाकिस्तान की मीडिया में, लोग कह रहे थे कि ये तो रॉ के स्लीपर एजेंट हैं, तो रॉ के लोग हैं, रॉ ने अपने लोग एक्टिव कर दिए हैं भारत ने। वो लोग आटा मांग रहे हैं भाई, उनको आप कह रहे हो कि ये किसी के एजेंट है। वो खाना, सस्ता खाना अपने लोगों के लिए मांग रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमको जो है कि बंधुआ की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि वहाँ पर उनके सारे अख्तियार जो हैं वो जो केंद्र की सरकार है पाकिस्तान की, उन्होंने ले रखे हैं। आपको लेकिन पाकिस्तान से एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपको आपका दिल खुश हो जाएगा देख कर। एशिया कप में भारत जीता, भारत में खूब पटाखे चले, पाकिस्तान में जय हिंद के नारे लगे। आप सुन लीजिए पहले। ये नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के कॉलेज में, और नारे लगाने वाले हैं अफगान स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। भारत की जीत पर जय हिंद के जयकारे लगा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। अफगानिस्तान में तो जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगा करके मैच दिखाया गया और लोग खुशी में झूम उठे जैसे ही विजयी चौका रिंकू सिंह ने लगाया था।